तरह दलित भारत में पिट रहा है, किस तरह ईसाई भारत में पिट रहा है, किस तरह सरदार भारत में पिट रहा है, और किस तरह अब पंडित भी, जितने भी ब्राह्मण है, ये भी भारत में पिटना शुरू हो गए हैं। यूपी में बहुत तेजी से इनकी मॉब लिंचिंग हो रही है, पूरे पूरे खानदानों को पकड़ पकड़ कर मारा जा रहा है, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो यूपी हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, सब जगह इस तरह मारा जा रहा है। कफील के लिए एक आवाज उठाई, एक हैशटैग रिलीज डॉक्टर कफील करके आपने जो एक ट्रेंड चलाया, आपने डॉक्टर कफील के लिए जगह जगह मुजाहरे करे, उसमें अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग कामयाब हो गए हैं और डॉक्टर कफील जो है इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके बीच में होंगे। और इसके लिए मैं सबके शुक्रगुजार हूँ, खासकर अपने हिंदू भाइयों के लिए, ईसाई भाइयों के लिए, सरदार भाइयों के लिए, कि उन्होंने भी मजहब से ऊपर उठकर डॉक्टर कफील के लिए इतनी ज़बरदस्त आवाज़ उठाई। और मैं खासकर थैंक्सफुल हूँ उनकी सीनियर एडवोकेट जो थे दिलीप कुमार सर, जो डॉक्टर कफील का मुकदमा उन्होंने हैंडल करा, उन्होंने ऑब्जर्व करा, उन्हीं की निगरानी में ये लड़ा जा रहा था। और क्रिमिनल लॉयर मिस्टर राजीव लोचा शुक्ला साहब की मैं बहुत थैंक्सफुल हूँ। और जूनियर लॉयर जो थे मनोज पांडे सर, मैं इनकी भी बहुत ज़्यादा थैंक्सफुल हूँ कि इन तीनों ने एक पैनल बनाकर डॉक्टर कफील के लिए जो एक मुहिम चलाई और उनको बेगुनाह साबित करने के लिए सारे इक़्तिदाम किए। वो अलग बात है कि डॉक्टर कफील अभी बाहर नहीं आ पा रहे क्योंकि कोरोना का ड्रामा कर रहे हैं, लेकिन केस बिल्कुल क्लोज हो चुका है। और इंशाल्लाह किसी भी वक्त आप इंफॉर्मेशन सुनेंगे कि डॉक्टर कफील हमारे बीच में होंगे, डॉक्टर कफील अपनी फैमिली के बीच में होंगे, डॉक्टर कफील उनके बीच में होंगे जिनकी इंसानियत वो बचाया करते थे, डॉक्टर कफील उन बच्चों के बीच में होंगे जिनको उन्होंने जिंदा रखा या उनको बचाया। और डॉक्टर कफील के लिए आपकी दुआएं काम आई, आप सब ने जो दुआएं करी। और मैं आपसे अभी भी कहती हूँ कि प्लीज़ आप सब इसी तरह डॉक्टर कफील के लिए बहुत ज़्यादा दुआएं करिए और अभी भी सोशल मीडिया पर आवाज़ उठाइए। बहुत सारे न्यूज़पेपर की हेडिंग है कि डॉक्टर कफील बहुत ज़्यादा ट्रेंड करे गए सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर। वो सब आपकी वजह से हुआ, वो हमारे हिंदू भाइयों की वजह से हुआ, वो हमारे सिख भाइयों की वजह से हुआ। और ये इंटरनेशनल मुद्दा बन गया और इंटरनेशनल लेवल पर उनके लिए सब लोगों ने आवाज़ उठाई। तो उसके लिए मैं अमन रिजवी भी उन सब की शुक्रगुजार हूँ और दिल से शुक्रगुजार हूँ। तो जिस तरह मैं आपसे बात करती हूँ, मैं रोज़ ही बात करती हूँ, कुछ लोगों को बड़ा मुझसे इशू भी होता है, गोबर भक्त आते हैं, मुझे गालियाँ भी देते हैं। उनकी बात का मैं बुरा नहीं मानती, क्योंकि मैंने कल भी कहा था कि कुत्ते की दुम और गोबर भक्त जो हैं, ये सारे IT सेल वाले RS के दल्ले पिल्ले, ये कभी भी इंसान नहीं बन सकते। ये गोबर भक्त हैं, गोबर हैं। मैं तो इनको इंसान भी नहीं मानती। और मेरा ही एक फंडा है कि गधों के और भक्तों के मुंह मत लगो। गधा शायद आपकी बात एक दफा को समझ भी ले, लेकिन ये गोबर भक्त जो हैं, पता नहीं 60 लाख हैं, पता नहीं 1 करोड़ हैं, ये आपकी बात नहीं समझेंगे। तो मैं आज किसी इशू पे आपसे बात नहीं करने आई, मैं आपको कोई जानकारी नहीं देने आई। हालांकि सब आपको पता है किस तरह दलित भारत में पिट रहा है, किस तरह ईसाई भारत में पिट रहा है, किस तरह सरदार भारत में पिट रहा है, और किस तरह अब पंडित भी, जितने भी ब्राह्मण है, ये भी भारत में पिटना शुरू हो गए हैं। यूपी में बहुत तेजी से इनकी मॉब लिंचिंग हो रही है, पूरे पूरे खानदानों को पकड़ पकड़ कर मारा जा रहा है, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो यूपी हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, सब जगह इस तरह मारा जा रहा है। आज मैं आपके सामने अपनी ही लाइफ की ट्रू स्टोरी लेकर आई। मुझे नहीं मालूम ही नहीं लगेगी, लेकिन इस स्टोरी को मैंने जिया है, इन हालात को मैंने जिया है। मैं अमन रिजवी जैसे आपसे कहती चली आई हूँ कि मैं फ्रीडम फाइटर की औलाद हूँ, और आप पता नहीं मुझे क्या क्या कहते हैं, जेम्स बॉन्ड हूँ, झांसी की रानी हूँ, और क्रांतिकारी हूँ, और फौलादी हूँ, पता नहीं क्या क्या। बेशक मैं सब हूँ, लेकिन उसके अलावा मैं एक लड़की हूँ, एक औरत हूँ। और जो कैटेगरी मेरी आती है बहुत नाजुक होती है, बहुत ज़्यादा हम लोगों के साथ जिम्मेदारियां होती हैं। जब हम टीन एजर होते हैं तो हमारे कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि हमारे ऊपर पूरे ख़ानदान की इज्जत का जो बेड़ा रख दिया जाता है कि बेटा तुम घर से पैर निकाल रही हो, बाहर निकाल रही हो, ख़ानदान की इज्जत का ख्याल रखना। तो मैं अमन रिजवी जामिया से पढ़ी हुई हूँ, मैंने आपसे पहले भी कहा। तो मेरा जब मैं टीन एजर थी, 1997 की बात है ये, या उसके आगे पीछे की बात है, तो मेरा एडमिशन यहीं की जामिया की TTI एजुकेशन फैकल्टी में एक एजुकेशन का कोर्स था, BTC कहलाता था वो। उस ज़माने मेरा एडमिशन उसमें हुआ। मात्र मैं 16 या 17 साल की थी, बेतहाशा चंचल थी, बेतहाशा बहुत हंसी मजाक ये मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा था। और अकल मेरे में पता नहीं क्यों शुरू से ही ज़्यादा पाई जाती है, या लोगों को लगती है क्योंकि मैं बाय बर्थ लेफ्टी हूँ, तो मेरा दिमाग एक ही वक्त में 10 जगह चलता है।
तो हम लोग यहाँ पर अपने घर से, हमारे घर से जो डिस्टेंस था जामिया का वो 2 घंटे का था, यानी 2 घंटे पहले हम ट्रैवल करते थे, तब हम जामिया में यहाँ पर टीटीआई पे आते थे और हमारा कोर्स होता था। हमारी शायद 8:45 में पहली क्लास होती थी। कभी कभी हमें अपने घर तक वापस जाने में रात के 9-9, 10-10 बज जाते थे, क्योंकि यहाँ पर प्रोग्राम होते थे। ये टीचर्स ट्रेनिंग थी, जूनियर टीचर्स ट्रेनिंग थी, जो बच्चों लड़कियों को दी जाती थी ताकि वो छोटे छोटे बच्चों को जाकर पढ़ा सकें। तो उसके लिए जो क्वालिफिकेशन थी वो 12वीं थी। वो अलग बात है कि हमारी क्लास में एमएससी लड़के तक थे, क्योंकि उस वक्त नौकरी का बड़ा बहरान था। सबको ये गारंटी थी कि जो भी ये बीटीसी कर लेगा उसकी नौकरी पक्की थी। तो मैंने जिस वक्त यहाँ पर एडमिशन लिया तो मुझे नहीं मालूम था यहाँ का माहौल किस तरह है, यहाँ पर किस तरह जल्लाद बैठे हुए हैं, कदम कदम पर जल्लाद बैठे हुए हैं। हम चिन्मयानंद की बात करते हैं और जामिया मैंने देखे और जामिया में भी चिन्मयानंद पाए गए। तो अगर शायद आपको इस वाली बात पे हैरानी हो कि मैं ऐमन रिजवी जामिया के इतिहास में, टीटीआई के इतिहास में एक पहली लड़की थी जिसको करा गया था, जिसको रस्टिगेट करा गया था। मेरा जुर्म क्या था कि मैं उन दरिंदों के, उन चिन्मयानंद के जाल में नहीं आई थी। मेरी ही फैकल्टी में एक टीचर थे शौकतुल्ला साहब, आप भी जानते होंगे शायद, जो जामिया से बिलोंग करते हैं बहुत अच्छी तरह जानते होंगे। शौकतुल्ला एक टीचर था जो बहुत पक्का अय्याश था, बल्कि मैं उसको जामिया का अगर चिन्मयानंद कहूँ तो गलत नहीं होगा। उसकी नज़र मेरे पे बहुत ख़राब थी, बहुत बकवासे हाँकता था, क्लास में फुल बदतमीजी करता था। और एजुकेशन फैकल्टी का रिकॉर्ड था, जब तक मैं वहाँ पर रही तब तक का रिकॉर्ड था कि हमारे से ज़्यादा काबिल लड़के पढ़ते थे, यानी एमएससी लड़के थे, और लड़कियाँ जो थी मोस्टली 12वीं के बाद आती थी, लेकिन हमेशा टॉपर लड़की बनती थी। उसके पीछे की वजह यही थी, जो लड़की इनके ऑफिस में चली जाया करती थी वो लड़की टॉपर हो जाती थी। और ये एक टीचर नहीं था, शौकतुल्ला था, एक सोहराब था जो लंगड़ा था, जो गार्डनिंग करता था। तो हमारे साथ ट्रेजेडी ये थी कि हमें दो, मैंने एक तो ली थी, मैंने सोहराब वाली मैंने छोड़ दी थी कि मुझे पता दिया था कि ये अय्याश आदमी है, लड़कियों को नहीं छोड़ता। तो उसके बाद मैंने एक टाई एंड डाई ली थी, जो दुपट्टा डाई करना सिखाते हैं, वो माशाल्लाह बहुत अच्छे टीचर थे मेरे। उसके बाद हमने एक और, हमें ऑप्शन चूज करना था, तो एक ठरकी बुड्ढा था जो एक्सपायरी था और उसको एक्सटेंड करके दोबारा लाया गया था जामिया में। वो एक्सटेंड हो जा रहा था, 2-2 साल के लिए उसको एक्सटेंड करा जा रहा था। वो हमें सिखाता था वीविंग, यानी बुनाई। तो हम वहां पर चटाई बुनना और निवाड़ बुनना सीखते थे। आप यकीन करिए वो इस कदर अय्याश और ठरकी बुड्ढा था कि वो जितनी भी लड़कियां वहां पर जाती थी उनके साथ बदतमीजी कर देता, बाकायदा हॉल को लॉक कर देता था और कमर पे हाथ फेर के कहता था, अच्छा आज ही वाली ब्रा पहनने की 2 स्टेप लगा रखे हैं, 3 स्टेप लगा रखे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोग इस समाज में रहते हैं, हम इस समाज में मूव करते हैं और हम बोल नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हम डरते हैं कि पता नहीं क्या होगा, पता नहीं लोग हमें क्या कहेंगे। और मैंने इस सिस्टम से लड़ी। उस वक्त मैं मात्र 17 साल की थी। मैं लड़ी, लेकिन मेरी कहीं सुनवाई नहीं हुई। मुझे उल्टा रस्टिगेट, जब मैंने शौकतुल्ला की बात नहीं मानी, मैं इसके कमरे में नहीं गई, मैंने अपने पापा से डिस्कस करा, मैंने अपनी मॉम से डिस्कस करा, तो मेरे फादर ने ये कहा कि इज्जत से बड़ा कोई कोर्स नहीं होता। अगर इज्जत की कुर्बानी देनी पड़े तो बेटा आप वहां नहीं जाएंगी। आप कोर्स जिस तरह कर रही हैं, जब तक आप गाड़ी खींच सकती हैं आप खींचिए, जिस दिन मुश्किल हो जाए आप घर वापस आ जाना। मैंने बहुत हिम्मत करी। हमारा सेमेस्टर आया, हमारे फर्स्ट ईयर के एग्जाम आए, तो ये शौकतुल्ला इस कदर खबीस इंसान था कि इसने मेरा बैग जो बाहर रखा था, एग्जामिनेशन हॉल के बाहर रखा था, उसमें से एक पर्ची निकाल के लाता और कहता ये नकल कर रही थी। मुझसे सॉरी नामा फर्जी लिखवा लिया। उसके बावजूद भी इसने मेरे पे इसने मेरी पे जिंदगी तंग कर दी कि इतना पावर में था यह हरामखोर उस वक्त का फिरौन कि इसने मुझे वहां से रस्टिगेट करवाया, ब्लैक लिस्टेड करवाया। मेरी मदर मेडिकल लेके घूम रही थी, मुझे रस्टिगेट कर दिया। अगले साल भी इन्होंने मुझे पेपर नहीं देने दिया, मेडिकल लेके फिर रहे थे, लेकिन मेरा मेडिकल नहीं माना। क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे चोर चोर मौसेरे भाई थे ये सब। और मैं कोई टुच्ची फैमिली से, एकेडमिक खानदान से थी, प्रोफेसर की बेटी थी। मेरी मदर खुद गवर्नमेंट स्कूल में प्रिंसिपल थी। तब मैं आपको यह हाल बता रही हूँ कि मैं एक एजुकेटेड फैमिली, तब मैंने इतना सफर करा। अगर मैं कोई जाहिल होती तो पता नहीं मेरे साथ क्या होता। बात यही नहीं था। इसी शौकतुल्ला ने अपनी बीवी को, हालांकि नाती पोते वाला ठरकी था, अपनी बीवी को तलाक दी और अपनी ही एक स्टूडेंट जो एमएड कर रही थी उससे शादी कर ली। इस कदर अय्याश था। तो मैं ऐमन रिजवी हर जुल्म के खिलाफ बोलती हूँ। मैं कोई ये नहीं कि नहीं भाई तुम आरएसएस वाले हो, नहीं भाई तुम हिंदू हो, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ। मैं शुरू से कहती चले आ रही हूँ कि मैं ऐमन रिजवी किसी पार्टी से नहीं हूँ। मैं कोई नेता नहीं हूँ, मैं कोई अभिनेता नहीं हूँ, लेकिन मैं इस सिस्टम का जुल्म का शिकार हुई। मैं 14 साल की उम्र से इस सिस्टम का जुल्म सह रही हूं और उसने मुझे फौलाद बना दिया है।
आज मैं इतनी फौलाद हो चुकी हूँ ये जुल्म सह सह कर कि मैं हर जुल्म के खिलाफ अब आवाज़ उठाती हूँ, हर जुल्म के खिलाफ मैं बोलती हूँ। अभी जैसे आपने देखा, मैंने अपने पेज पे एक क्लिप लगाई है जो 4 फरवरी की है, जिसमें मैं रोती हुई नजर आ रही हूँ। वो 4 फरवरी जामिया की है। मैं जामिया में, अगर आपको याद हो, मैं जामिया से खड़ी हुई थी। मैं ये नहीं कहती मैं जामिया के कॉलेज में घुस के खड़ी हुई थी, नहीं, मैं जामिया की कॉलेज में घुस के खड़ी नहीं हुई थी। जामिया की सड़क पर कोई भी आ सकता था। इवन रोजाना 20-25 हजार लोग रहते थे, आम पब्लिक रहती थी। उसी पब्लिक में मैं भी थी, एमन रिजवी। मैं भी 3-4 घंटे वहां जाती थी। उसके बाद मैं कभी जंतर मंतर पे भी जाती थी, फिर मैं यहीं से स्पीच देने चली जाया करती थी। तो जामिया का स्टेज जहां पर मुझे कभी बोलने नहीं दिया गया, क्यों? क्योंकि वो जेसीसी जो जामिया कोऑर्डिनेट कमेटी थी उसके, और ये लोग नहीं चाहते थे कि एमन रिजवी हमसे ऊपर जाए, क्योंकि ये तो सारे ढोल ढबारचे लेके बैठे रहते थे, अपना म्यूजिक चल रहा है, डांस चल रहा है, ये चल रहा है। सिर्फ मुझे एक बार मौका मिला था जब यहाँ पर अलका लांबा जी आई थी, तो इन लोगों को ये नहीं पता था कि मेरा नाम क्या है, तो नाम लिख लिया था। लेकिन जब इन्होंने मेरी शक्ल देखी थी तो मुझे बोलने को साफ मना कर दिया, नहीं ये नहीं बोलेगी। बहुत मुश्किल से सिर्फ इन्होंने मुझे 2 मिनट दिए थे, तो मैं तब बोली थी पहली बार जामिया के स्टेज पर, अदरवाइज इन्होंने मुझे बोलने नहीं दिया। तो जामिया कोऑर्डिनेट कमेटी मुझे इतना, ये जेसीसी वाले मुझे इतना परेशान करते थे, मुझे मारते थे, पीटते थे, मुझे भगा देते थे, गालियां देते थे। फिर मैं कभी अगर गलती से शाहीन बाग चली जाती थी, वहीं ये लोग पहुंच जाते थे, वहां भी इन्हीं लोगों ने मेरे साथ 3 या 4 बार मारपीट करी। वहां की जो सारी सड़भंग औरतें थी जिनको तमीज दी थी, उनसे कहा ये आरएसएस किसको भगाओ। तो गरज ये मुझे जामिया में जलील करा गया, मुझे शाहीन बाग में जलील किया गया। उसके बावजूद मैंने इन लोगों के खिलाफ कुछ बोला, आवाज नहीं निकाली। वजह क्या थी कि मैं नहीं चाहती थी कि कौम का नाम बदनाम हो, जामिया बदनाम हो या शाहीन बाग बदनाम हो, क्योंकि ये जामिया की बात नहीं थी। ये जेसीसी वाले जामिया से बिलोंग करते थे, ये जामिया नहीं थे अपने अंदर। उसके बाद इन्होंने देखा ये तो बैठने को तैयार नहीं है, सर पे दुपट्टा लगा कर आती है, जाहिल सी है, क्योंकि ये सारी की सारी जितनी लड़कियां थी ये जीन्स में टॉप में रहती थी, जिसमें मुसलमान लड़कियां थी, ये नाच गाने करती थी, ढोलक बजाती थी और हम पेपर नहीं दिखाएंगे करके ड्रामे वरामे करती थी। तो ये सारी जीन्स और टॉप में रहती थी, तो इनको हर दुपट्टे वाली, हर बुरके वाली बावली और काट की उल्लू लगती थी। तो इनको लगा कि एमन रिजवी भी काट की उल्लू है, इसको मारेंगे पीटेंगे, ये भाग जाएगी और अपने घर बैठ जाएगी। लेकिन मैं नहीं बताया कि मैं किडनी पेशेंट हूं और मेरी किडनी फेल हो रही है, तो मेरी उसकी मेडिसिन चलती है। तो 4 फरवरी को मैं डॉक्टर के यहाँ से मेडिसिन लेकर आ रही थी और मैं जामिया के मकबरे पे उतरती हूँ। जैसे ही मैं मकबरे पे उतरती हूँ तो बिल्कुल जो ओल्ड लाइब्रेरी है, मैं वहां जाकर सिर्फ एक फोटो क्लिक करती हूँ, तभी एक लड़की आती है, उसका नाम था गौहर अंसारी करके नाम था। वो कहती ए निकल, ये जामिया हमारा है, तेरा नहीं है, चल तू निकल अपने घर जा, और अगर तू यहां नजर आ गई तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। तबीयत मेरी खराब थी, मेरे हाथ में मेडिसिन थी, 3 घंटे का मैं सफर कर आ रही थी, लक्ष्मी नगर गई थी मैं, और उस वक्त दिल्ली में बहुत ज्यादा ट्रैफिक जाम था, तो मैं अपने घर जाने लगी। तो जैसे ही मैं गफूर नगर की मस्जिद पे गई, मस्जिद आई भी नहीं थी कि ये सारे का सारा मॉब फिर आता है और ये सारा का सारा मुझे फिर पकड़ के जो है, कहते हैं इसको आइसोलेट करके मारेंगे, आइसोलेट करने के लिए इन्होंने जेसीसी को एक हॉल दे रखा है जामिया वालों ने, इन्होंने मुझे वहां ले जाकर बंद कर दिया। आप यकीन जानिए उस वक्त 5:45 बज रहे थे, यानी 5:45। मेरे बच्चे मेरे घर में इंतजार कर रहे थे, मेरा मोबाइल बिल्कुल बंद हो चुका था, मोबाइल भी इन लोगों ने मेरा छीन लिया था। उसके बाद अब मैं कैसे बताऊं कि मैं कहाँ हूं। डॉक्टर को इन्होंने फोन करा, डॉक्टर ने कहा हमारे पास से जा चुकी। यही करते करते यहाँ पर 8:45 बज गए, इन्होंने मुझे निकलने नहीं दिया, उल्टा लाइव चला रखा था, पूरी पब्लिक के सामने मुझे जलील करते हुए, गालियां देते हुए लेके जा रहे थे कि हमने आरएसएस की दलाल पकड़ ली, और मुझे ले जाके जेसीसी का हॉल में बंद कर दिया। और कमाल की बात देखिए कि इन लोगों में कौन कौन थे। ये आरएसएस वाले नहीं थे, ये सारे वही मुनाफिक मुसलमान थे जिनकी आवाज हम बने हुए थे, जिनके लिए हम और आप खड़े हुए थे, जिस जामिया पे हम प्राउड कर रहे थे, जिन स्टूडेंट पे हम प्राउड कर रहे थे, ये वही लोग थे।